तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी और उसका टॉपिक नंबर 2.4। टॉपिक नंबर 2.4 में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के और क्या, अगर हम विस्तार से सोचें डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी के क्या मीनिंग्स निकलते हैं और किस तरह से हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में अब तक हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग को कंसिडर किया और उसे डिस्क्राइब किया एक बहुत ही लिमिटेड सेंस में, यानी उसको बहुत ही सोच समझकर बहुत ही एकदम ध्यानपूर्वक हमने उसे डिस्क्राइब किया। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने डेमोक्रेसी को एक गवर्नमेंट के फॉर्म के रूप में समझा है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो देखिए, ये जो तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, जिस तरह से हमने पीछे वीडियोस में डेमोक्रेसी को समझा है, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे हैं, बताए हैं मैंने, तो वो जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का डेमोक्रेसी, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमें दे देता है कि अगर ये चीज़ डेमोक्रेसी में अवेलेबल है किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। अगर उसमें से कोई फीचर भी नहीं है तो वो जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। The most common form that democracy takes in our times is that of representative democracy। तो देखिए, जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे समय में वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि देखिए जिस तरह से हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं हमारे स्टेट असेंबली के लिए या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट के लिए, वही हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर एक लीडर आता है जिसको लोग चुनते हैं और वो जाकर अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है एक जगह पर, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 8 में, क्लास 7 में। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो देखिए, जहाँ पर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग रूल करते हैं। अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। देखिए, सभी लोग के बदले में कुछ लोग होते हैं जो कि फैसला लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आबादी 1.3 बिलियन है, तो अगर इंडिया में सभी लोग फैसला लेने लगे तो किस तरह से कोई भी काम हम कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे सभी लोगों के बदले में कुछ लोग होते हैं जो कि फैसला लेते हैं, जिन्हें कि हम पार्लियामेंट MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। ये सभी लोग हमारे लिए फैसला लेते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग खुद से हर डिसीजन पर अपनी बात रखें और अपनी बातों को कहें। तो इसलिए कुछ डिफिनेट लोग सभी लोगों के बदले में फैसला लेते हैं और क्या सही है क्या गलत ये तय करते हैं। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेजोरिटी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है किसी देश के जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्टली रूल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उनके लिए फैसला ले रहा है उसको तो उन्हीं लोगों ने चुनकर भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सांसद की बात करें जिसको आपने अपने इलाके से चुनकर भेजा है, तो वो आप अगर चाहें तो उसे अगले चुनाव में हटा भी सकते हैं। तो एक तरीके से वो वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वही रूल करते हैं, और ये बहुत ही नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंककि आज अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको 1.3 बिलियन लोग हैं। USA की बात करें तो वहाँ करीब 33 करोड़ आबादी है करीब USA की। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों को एक साथ बैठकर या फिर किसी भी तरीके का फैसला लेना इनके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें कि हमें कम से कम परेशानी हो किसी भी काम को करने में या फिर किसी भी फैसले लेने में, और हम जनता की आवाज़ को भी सुन सके, जनता
क्या चाहती है उनको भी पूरा कर सके। तो इसके लिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक जो लीडर चुन कर आता है किसी भी डिफरेंट इलाके से, तो वो उस इलाके के लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि उस इलाके के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को। तो इस तरीके से हम सभी लोगों के मर्जी के अनुसार सरकार चला सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सही काम नहीं करता है, जहाँ उस इलाके के लोग जो चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं करता, तो अगले बार उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी सरकार फैसला लेती है उसमें सभी लोगों की मर्जी होती है, सभी लोग का उसमें योगदान होता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ दे हैड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। तो यहाँ एक और बात है कि अगर देखिए हम ऐसा सिस्टम बना भी दें जहाँ पर देश के सारे लोग एक साथ बैठ कर और डिस्कशन करने लगे और फैसले लेने लगे सरकार के लिए, तो क्या देश के सभी लोगों के पास इतना समय है कि वो हर मुद्दे पर बैठकर बात करें और डिस्कशन लें और देश के लिए फैसला लें? नहीं है। दूसरा बात है कि देखिए लोगों को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं है कि सरकार अभी चाइना के साथ क्या करने वाली है, या फिर वो किसी युगांडा अफ्रीका में एक देश है वह उसके साथ वो क्या डील करेगी, आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद आपको ये पता भी नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से काम करते हैं, देश की इकनॉमी किस तरह से चलती है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को अगर लागू करना भी चाहें तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर कम से कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मर्जी के अनुसार फैसला लिया जा सके। तो देखिए ये जो है ये हमें एक क्लियर मिनिमल अंडरस्टैंडिंग दे देता है डेमोक्रेसी का। दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी और ये सभी बातें जो यहाँ पर हमने की, तो ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता है डेमोक्रेसी के बारे में, और हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी जो सिस्टम है, किसी देश में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो देखिए ये जो बेसिक फीचर है, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी अच्छी हो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ना हो, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। तो ये तरीका हमें डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करने में या फिर डिस्टिंग्विश करने में हमें क्या कहते हैं, हमें हेल्प नहीं करता है। इट डज़ नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। It does not allow us to see the operation of the democracy beyond government। तो देखिए ये जो हमें सरकार के लेवल तक तो दिखती है, उसके पीछे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में वो सभी हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझना चाहिए, यानी उसको विस्तार से डेमोक्रेसी को समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून को आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि बहुत सारे लीडर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, और इन सभी लीडर्स की तस्वीरें, और यहाँ पर एक टीवी चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, जैसे यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस तरह की जो बातें अगर टीवी से बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उन सभी को इग्नोर कर रहा है और वो बेचारा सो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और उनका इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी बहुत ही ज़रूरी है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों की बातों को भी सुना जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो और हर फैसले में इन्वॉल्व भी ना होना पड़े। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट के लेवल पर तो हमने बात कर ली डेमोक्रेसी के बारे में, और अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कि मान लीजिए आपके इलाके में कोई संगठन है, कोई ग्रुप आपने बना कर रखा है, एक मोहल्ला का संगठन बना कर रखा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ पर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर हमने डेमोक्रेसी की बात की थी कि वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो यहाँ पर देखिए एक फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है कि
हमारी जो फैमिली है वो डेमोक्रेटिक है। अगर कोई फैसला लेना होता है तो हम लोग एक साथ मिलजुल कर फैसला लेते हैं। और मेरे पिताजी की जो ओपिनियन है वो बराबर के मायने रखते हैं। इसके बाद आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट बात कर रहा है कि हमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के टीचर की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए ये चीज़ तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है, जो दो लोग हैं वो पूरे पार्टी को चलाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ हैं इंडिया में जिसमें कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं है। तो ये देखिए हमने सरकार लेवल पर तो बात की, यहाँ पर अब हम फैमिली लेवल पर बात कर रहे हैं, अब हम स्कूल में बात कर रहे हैं या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो कि गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। This way of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों के लिए अगर हम डेमोक्रेसी को यूज़ करें तो उससे हमें डेमोक्रेसी का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक सेंस है डिसीजन लेने का, वो समझ में आता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो देखिए डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है उन सभी लोगों को जो कि उस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फैसला लेना है परिवार के लिए, तो परिवार में सभी लोगों की मर्जी होनी चाहिए, तब उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैसले ले रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों का अगर उसमें डिसीजन है तो उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत जगहों पर इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। वैसे लोग जो कि इस फैसले से अफेक्टेड हो रहे हैं उनकी अगर सहमति है सभी लोगों की तो उसे एक तरह का डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऐसा हो सकता है बहुत जगहों पर कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार होता है। जैसे अगर आप फैमिली में बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपके गार्जियंस होंगे, आपके पिताजी जो कह दें वही होता है, आप कहें तो आपकी बात नहीं मानी जाती। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कुछ लोग बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी बात को एक तरह से पूरी तरह से दबा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये अप्लाई आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो देखिए डेमोक्रेसी एक तरह का प्रिंसिपल है जिसको कि हम लाइफ के किसी भी स्फेयर में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे हम स्कूल लाइफ की बात करें, कॉलेज लाइफ की बात करें, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर वर्क की बात करें, सभी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become। तो देखिए डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ करते हैं हम किसी भी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड तय करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर सभी डेमोक्रेसी जो हैं उसको वैसा बनने की कोशिश करें। तो इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में क्या डेफिनेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी ठीक है हमारे देश में, लेकिन सही में डेमोक्रेसी हमारे देश में तब आएगी जब हमारे देश के सभी नागरिक बिना मतलब भूखे पेट अगर बेड पर जाना बंद कर देंगे, यानी उन्हें बेड पर जाने से पहले उन्हें भर पेट खाना मिल जाएगा। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and lot of commitment. तो देखिए ये भी बात एक तरह से सही बताई गई है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार दे देना ही डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी तभी कहेंगे जब सभी लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन्हें सही एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले और उनके पास लॉट ऑफ कमिटमेंट भी उनके पास होना चाहिए। तो इस तरह का जब उस तरह के लोग वोट देने जाएंगे और अपना योगदान देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और सही मायने में तभी डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी टेक दिस आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इस तरह के आइडियल्स जो कि डिफाइन किए गए हैं, जो कि लोगों द्वारा हमेशा कहे जाते हैं, अगर इसे सीरियसली ले तो पूरी दुनिया
पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो कि डेमोक्रेसी होगी। उसका रीज़न ये है कि आप चाहे यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, चाहे यूरोप के किसी कंट्री की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर सभी लोगों के पास सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो लेकिन बात यह है कि इस तरह के अगर हम आइडियल्स, जिस तरह की बातें मैंने अभी बताई आपको, तो उस तरह के आइडियल्स को हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमें डेमोक्रेसी के रियल वैल्यूज़ को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि डेमोक्रेसी आखिर बना क्यों, डेमोक्रेसी हमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। तो देखिए ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को जज कर सके, उसके लेवल को हम जज कर सके और उसके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को कंसिडर करें तो हम इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने पाएंगे कि देखिए इंडिया में सभी गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, सभी लोगों को का हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम अपने देश के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं या फिर हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो ये हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा डेमोक्रेसी है वो अच्छा डेमोक्रेसी और कौन सा डेमोक्रेसी जो वो सिर्फ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब अब तो आप समझ ही होंगे मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी। तो ऊपर जो आइडियल्स बात की है कि अगर सभी लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, सभी लोगों को हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, सभी चीज़ें मिल रही हैं, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो एक तरह का गुड डेमोक्रेसी है। और ये सभी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही है लोगों को तो वो एक तरह का मिनिमल डेमोक्रेसी है। ये एक तरह का सिंपल डिस्टिंग्विश है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हियर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इस बुक में हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नोशन में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बेसिक कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि हम गवर्नमेंट में यूज़ करते हैं या फिर गवर्नमेंट पर अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वे ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। तो यानी कि क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फेयर ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी जो है वो लाइफ के किसी भी स्फेयर में अप्लाई किया जा सकता है और डेमोक्रेसी के कई फॉर्म हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर as long as the basic principle of consultation on the equal basis is accepted। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिसीजन लेने के डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन वहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए कि वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। यानी कि सभी लोगों की मर्जी होनी चाहिए, मर्जी ना भी हो लेकिन सभी लोगों को बातचीत में इन्वॉल्व करना चाहिए। हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर कहीं जगह पर, तभी उसे एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आज अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आज वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोग हमारे लिए फैसले लेते हैं, जैसा कि हम इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में करते हैं या फिर यूएसए में करते हैं, सभी जगहों पर ऐसा ही होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट डैट इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ही स्मॉल होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ही लार्ज होती हैं, जिसे कि हम माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं। तो वहाँ पर हम किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसीजन ले सकते हैं जिसमें कि हम माइनॉरिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर वैसे कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in village. Can you think? तो अगर आप ग्राम सभा की बात करें तो वहाँ पर डिसीजन डायरेक्टली लिया जाता है, जैसे कि ग्राम सभा होती है, लोग एक साथ बैठते हैं और वहाँ पर एक गांव के लिए फैसला लेते हैं। तो क्या आप यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप दूसरे डेमोक्रेटिक तरीके को ईजाद कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग किया जा सके डेमोक्रेटिक वे से, सभी लोगों को कंसल्ट करने के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो अगर आपको कुछ वैसा है तो आप वैसा कुछ तरीका सोचिए।
This also means that no country is perfect democracy. The feature of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimal conditions of a democracy. तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हमें पता चली, इससे ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए वो हमें मिनिमल कंडीशंस केवल बताते हैं कि आखिर एक डेमोक्रेसी में क्या क्या होने चाहिए। ये हमें नहीं बताते कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगी। ये सभी चीज़ें हमें नहीं यहाँ पर पढ़ना है, हमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने की डेमोक्रेसी में क्या होने चाहिए। डैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो अगर कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें अगर मिनिमल कंडीशंस फुलफिल किए जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक आइडियल डेमोक्रेसी हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो देखिए जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सभी को रियलाइज़ करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के जो आइडियल्स हैं उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करें। और ये तुरंत ही ऐसा नहीं कि एक बार में अचीव किया जा सकता है और सभी लोगों के लिए अचीव किया जा सकता है, इसमें समय लगेगा। This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making। तो ये जो है ये constant effort इसमें लगाना होगा, कई सालों तक काम करना होगा और लगातार काम करना होगा, तभी जाकर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic। तो हम सिटीजन के रूप में क्या कर सकते हैं? हम सिटीजन के रूप में अपने देश को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में हेल्प कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा हम कम डेमोक्रेटिक बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए यही जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि पूरे देश की जो फेट होता है यानी कि पूरे देश का जो किस्मत होता है वो डिपेंड करता है केवल रूलर्स पर नहीं, लेकिन सिटीजन्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आखिर सिटीजन्स क्या चाहते हैं। डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। This is what distinguishes democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship or one-party rule do not require all citizens to take part in politics। तो देखिए यही जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। जैसे अगर हम मोनार्की की बात करें, डिक्टेटरशिप की बात करें या फिर वन पार्टी सिस्टम की बात करें जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम चाइना में है, तो वहाँ पर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे देश के लिए फैसला लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में अगर कुछ इलाके के लोग अगर विरोध भी कर रहे हैं तो वहाँ सरकार की मर्जी है, तो वहीं पर डैम बनेगा, वहीं पर कुछ काम होगा, वहीं पर फैक्ट्री बैठेगी, वहीं पर न्यूक्लियर प्लांट बैठेगा, अगर वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद। In fact, most non-democratic government would like citizen not to take part in politics, but democracy depend on active political participation by all the citizens। तो देखिए यहाँ पर ये भी बात सही है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, और जो सरकार है वही सिर्फ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप चिली के रूल को याद करें, फिनोशे जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, या फिर पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर आप चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लोगों पर बहुत तरह के बैन लगा कर रखे हुए हैं। जैसे वहाँ पर गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, इस तरह की चीज़ें बैन है, और वहाँ पर लोग जो हैं सरकार का विरोध नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठा रही है तो उसका वो विरोध दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से सरकारें जो होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं वो चाहती हैं कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे पॉलिटिक्स में और इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। सरकार जैसा चाहती है वैसा वो काम करे। दिस इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसलिए डेमोक्रेसी को हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये जो वीडियो था ये वीडियो हमारा लास्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 9 के पॉलिटी का। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।